हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास की लेक्चर सीरीज़ में आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ेंगे जो पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड हैं। कॉन्सेप्ट नाम का कुछ नहीं है उनके अंदर। मैं आपको उनके फैक्ट्स की जानकारी दूंगा और उसके बाद उन फैक्ट्स को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपको रटना ना पड़े। पूरे वीडियो को पूरा देखिए आप, जिससे आपके लगभग इस आज के लेक्चर से आपके लगभग दोनों पेपरों को अगर आप मिला लें, पेपर 1 पेपर 2, तो 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके टोटल आज के लेक्चर से। आज के लेक्चर में हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पढ़ेंगे और जो प्रमुख शिक्षा समितियां और आयोग गठित किए गए हैं भारत में, उनके बारे में हल्का हल्का पढ़ेंगे। अब हर आयोग के बारे में एक अलग वीडियो भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण बात है उसको याद रखना है और उतना ही मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। प्रीवियस पेपर को इससे जोड़ के पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पहले कंपलसरी एजुकेशन का कोई लॉजिक नहीं था। हमारे संविधान में अनुच्छेद है एक 45, याद रखिएगा इसको भी। अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है, उसमें लिखा था कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए और निःशुल्क मिलनी चाहिए और सरकार को इसके लिए कानून बनाने चाहिए। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाने के लिए सरकार को निर्देश अनुच्छेद 45 में दिया गया था। जो नीति निर्देशक तत्व है तो ये बाध्यकारी नहीं है। तो कई सरकारों ने अपने अपने नियम बनाए, पर निःशुल्क और बाध्य शिक्षा के लिए नियम कानून नहीं बनाया हुआ था। उन्होंने बस नीतियाँ लाई हुई थी उसके लिए कि वजीफ़ा दे देंगे, इस जाति के लोगों को ज़्यादा वजीफ़ा दे देंगे, ऐसा ऐसा करके वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। 2002 में क्या हुआ, संविधान में किया गया 86वां संशोधन, जिसके माध्यम से संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया 21A, जिसमें वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार दिया गया। तो आपको संशोधन याद रखना है, 86वां वर्ष याद रखना है, 2002, अनुच्छेद याद रखना है 21A। एक क्वेश्चन आएगा कि सर, जब नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा ही हुआ है कि इसके लिए कानून बनाओ, तो अब आप नॉर्मल कानून बना देते, उसके लिए संविधान संशोधन करने का क्या ज़रूरत पड़ गया आपको? तो उस संविधान संशोधन करने का कारण है कि जब आप मौलिक अधिकारों का जो सेक्शन है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, जब भी आप उसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो बिना संविधान संशोधन के आप उसको नहीं कर सकते। और वो संविधान संशोधन भी अधिकारों को देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। चूँकि हम इससे अधिकार दे रहे थे, इसीलिए कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया और हम संविधान में एक अनुच्छेद 21A जुड़ गया। अब आते हैं इसकी बात, नियम बन चुका है। अब ऑब्वियसली सरकार का प्रक्रिया क्या होती है, जब आप नियम सरकार संविधान में लगाती है तो उस नियम को लागू करने के लिए कानून बनाती है। संविधान के जो नियम हैं, संविधान की जो धाराएं, वो अपने आप में कानून नहीं है, वो कानून बनाने के लिए गाइडलाइन का काम करती हैं। तो इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए ये डेट याद रखिएगा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। अधिनियम का सरकारी नाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इस अधिनियम का सरकारी नाम ये है। अब आते हैं अगली बात पे। अब इसकी कुछ प्रमुख धाराएं जो ज़रूरी हैं आपके लिए। अधिनियम बहुत बड़ा है, सारी धाराएं आप याद कर नहीं पाएंगे। महत्वपूर्ण धाराएं जो बाल शिक्षा के लिए अधिक ज़रूरी हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अधिक ज़रूरी हैं, उनको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे धारा 12, 25% सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करना। ये धारा 12 में लिखा हुआ है, ये अधिनियम है, तो इसका मतलब है कि ऐसा होगा।
अब उससे हो क्या रहा है कि इससे पहले रूल दिक्कत ये थी कि चूँकि गरीब विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित कर दी है, लेकिन आपने फ़ीस तो उनको नहीं बोली है ना कि उन 25% गरीबों के लिए फ़ीस आप कम करिए। आपको बस सीटें आरक्षित करनी है इस नियम के हिसाब से। 100 में से 25 बच्चे गरीब होंगे, ओके, लेकिन उनकी फ़ीस क्या कम नहीं है, होगी नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 13 में लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आप अलग अलग फ़ीस नहीं ले सकते। एक व्यक्ति से कम फीस लेना, एक व्यक्ति से ज़्यादा फीस लेना, ये गलत है, ये नहीं करना है। तो जब आप धारा 12 और धारा 13 को कपल करके सोचेंगे तो कितना कठिन कार्य पड़ेगा इसके लिए। 100 में से 25 बच्चे गरीब हैं पर उनसे कम फीस ले नहीं सकते क्योंकि अलग अलग फ़ीस नहीं ले सकते, तो उन सबको बराबर फीस देनी है। तो वो गरीब बच्चे गरीब होने के बावजूद भी फीस कैसे दे पाएंगे, क्योंकि अलग फ़ीस तो ले नहीं सकते। उसके लिए फिर सरकार ने वजीफ़े का प्रावधान किया है। ये जो वजीफ़े की बुद्धि है पहले भी चलती थी, लेकिन इस 2 धाराओं को बैलेंस करने के लिए फिर सरकार छात्रवृत्ति योजना लेके आई 50 प्रकार की। अलग अलग राज्य सरकारें अपनी लेके आई, केंद्र सरकार की अलग चलती है, क्योंकि गरीब बच्चे को एडमिशन देने भर से उसकी फ़ीस की जुगाड़ वो थोड़ी कर लेगा। उसके माँ बाप गरीब हैं, आप भूल गए शायद, इसीलिए उसको वजीफ़े की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए सरकार धारा 12 और धारा 13 को समायोजित करने के लिए वजीफ़े पे ज़्यादा प्रोत्साहन देती है कि उन गरीबों को फिर हम वजीफ़ा दे देंगे, आप अपनी फ़ीस कम मत करिए। आइडियली तो ये होना चाहिए कि सबकी फ़ीस कम होनी चाहिए, पर निजी स्कूलों में भाई पैसे का खेल चलता है, तो ऑब्वियसली वो फ़ीस बढ़ा के रखेंगे, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी कि तुमने नियम बनाया, वजीफ़ा दो, हमसे मतलब नहीं है। अब धारा 14, देखिए गाँव में कई बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है। उनका कई बच्चों का प्रसव, जो उनकी माताओं का जो प्रसव होता है जिससे वो जन्म लेते हैं, वो भी कभी कभी सरकारी अस्पतालों में नहीं होता है। घर में ही दाई माँ आके या लोकल फिजिशियन आके उनका बच्चे की डिलीवरी करता है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत आती है। बहुत गरीबी है इस देश में, इतना पैसा नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा देना पड़े। हालांकि ये चीज़ फ्री होनी चाहिए, पर फिर भी घूस की प्रक्रिया तो भारत में आम है, आप उसे जानते हैं। इसीलिए अगर किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब भी उसे विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। हिंदुस्तान के आसपास के जो गरीब देश हैं, सबसे ज़्यादा लाभ वो इसी धारा का उठाना चाहते हैं। अपने बच्चे को यहाँ भेज दिए रिश्तेदार के पास, उनको बोला कि देखो हमारा जीवन तो कष्ट में है, हमारे बच्चे का ही सुधर जाए, हमारे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हमारा बच्चा इन्हीं का बच्चा है, इसीलिए अब उसको आप अपने विद्यालय में दाखिला दीजिए। और एक बार हाई स्कूल तक मार्कशीट में आ गई, और हाई स्कूल की मार्कशीट ही आपको पता है आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगती है, जिससे कि काफ़ी गरीब विदेशी बच्चे भी भारत की नागरिकता ले लेते हैं। इसीलिए सरकार अब उनके आने जाने पे ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि उन पे ये कि आ गए हैं तो अब क्या करना है। अगली धारा, बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। और इस धारा को अगली धारा से आप कपल करके पढ़िए कि कहाँ लिखा है, हाँ 16, विद्यालय से उनको निकाला भी नहीं जाएगा। 15वीं धारा कहती है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में एडमिशन मिलेगा और तुम निकाल नहीं सकते हो। क्लास में आने से नहीं रोक सकते, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन निकाल नहीं सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 16, तो 15 और 16 के हिसाब से फिर ऐसा हो जाता है कि शुरू में एडमिशन लेना है और उसके बाद आप उसे बीच में निकाल नहीं सकते हैं। फिर वो जाएगा कहाँ, उसका तो साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि और स्कूल उसको बीच में एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये नियम बना हुआ है कि शैक्षणिक वर्ष के शुरू में ही एडमिशन देना है। इसीलिए धारा और 16 को भी समायोजित करके आप जब ऐसे समझेंगे कि बच्चा शुरू में एडमिशन लेगा और फिर उस साल उसी में पढ़ेगा, आप उसको निकालेंगे नहीं। इसका निजी संस्थानों ने ऐसे यूज किया कि अब एडमिशन मिल गया, बीच में हम निकाल नहीं सकते हैं, तुम जाओगे भी कहाँ, तो हम फीस बढ़ाएंगे बीच में। इस बात पर नियम नहीं है कि शैक्षणिक वर्ष के बीच में फीस नहीं बढ़ा सकते, जो ये बहुत गलत है। इस पर नियम बनना चाहिए, पर अभी ऐसा है नहीं, होता तो सबको पता होता। धारा 17, विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देना और उन्हें प्रताड़ित करना दंडनीय अपराध बनाया गया। ये नहीं कि तुम बच्चों को पीट रहे हो, मार रहे हो। धारा 17 के अनुसार शिक्षकों के कर्तव्यों की सूची, जो आपको सबसे ज़रूरी है एक शिक्षक बनने के नाते याद रखना, वो धारा 24 में दी हुई है।
धारा 27 में ये लिखा हुआ है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में सरकार नहीं लगाएगी। जो सरकार लगाती है उसका लूप होल सरकार ने ये ढूंढ लिया है कि हमारे पास जो चुनाव बूथ हैं वो चूँकि विद्यालयों में ही लगते हैं, तो उन विद्यालयों के ही स्टाफ को उसकी जानकारी सबसे अच्छे से होगी। इसीलिए विद्यालय के स्टाफ को विद्यालय में किए जाने वाले कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सरकार ने ये कहा कि अगर मैं शिक्षकों को चुनाव में ना लगाऊं, शिक्षकों को जनगणना में ना लगाऊं, तो उसके लिए मुझे अलग से बूथ बनाने पड़ेंगे जिसमें बहुत पैसा जाएगा देश का, और देश के पास पैसा नहीं है। इसीलिए जो विद्यालय जगह जगह खुले हुए हैं उन्हीं में जनगणना की जो रिपोर्टें हैं वहाँ पे उनमें काम होगा, और चुनाव की जो रिपोर्टें हैं वहाँ भी उन्हीं पे काम होगा। इसीलिए शिक्षकों को लगाना आवश्यक है। इस लॉजिक को दे के सरकार धारा 27 का खुला उल्लंघन कर देती है। सभी जनगणनाओं में और सभी चुनावों की ड्यूटियों में शिक्षक लगाए जाते हैं। धारा 28, अगर आप राज्य के शिक्षक हैं, राज्य से मतलब देश, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही, तो आप निजी कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। ये भी आप याद रखेंगे। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं थीं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो किसी धाराओं में याद करने से नहीं, आपको उसका ओवरऑल बेसिस समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, 6 से 14 वर्ष के लिए सबको शिक्षा फ्री, 4 और वर्ष के लिए लेकिन दिव्यांग बच्चों को और फ्री दी गई है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा लीजिए। कई दिव्यांग बच्चे इसका लाभ उठाते हैं 12वीं तक की पढ़ाई पर अच्छे से पूरी करने के लिए, तो उनकी 12वीं तक की अगर आप दिव्यांग हैं तो फ्री हो गई, बात ही ख़त्म हो गई। इस अधिनियम के साथ भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। ये संख्या याद रखिएगा, हम पहले नहीं थे, 135वें हैं इस मामले में। बहुत देर हो गई आते आते। और भारत के किसी भी जगह अगर सरकारी स्कूल है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का, अगर उसके जो मानक हैं शिक्षकों के, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, राज्य सरकार अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकती उस चीज़ को। वो केंद्र सरकार को पावर मिली है इससे, जिसका राज्य सरकारों ने बहुत विरोध भी किया था कि अरे ये हमारी पॉलिसी में घुसने का दखल है, ये है वो है। पर केंद्र सरकार ने कहा कि शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची में आता है। ऐसा नहीं है कि तुम बनाओगे हम बनाएंगे तो उसमें दिक्कत होगी। हम एक दूसरे के पूरक बन के काम करेंगे। अध्यापकों के मानकों के लिए हम नियम बनाएंगे, आप उसको लागू करवाएंगे। सबसे ज़्यादा जोर इसमें समावेशी शिक्षा पे दिया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी ऐसा है कि कई एक पिछड़ा वर्ग है जो अभी शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित है, जिसमें सबसे ज़्यादा आते हैं आदिवासी। आज भी वहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। उसका आधा कारण सरकारी व्यवस्था है और आधा कारण वो स्वयं आदिवासी भी हैं, जो ये सोचते हैं कि हम अपने पुरातन संस्कृति को पकड़े रहेंगे तो हमें नई संस्कृति के मज़े तब भी चाहिए हैं, तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है देश में। समावेशी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति का कॉन्सेप्ट, विद्यालय को चलाने के लिए पहले था कि प्रधानाचार्य अध्यापक जो है बस वही कर सर्वे सर्वा है, नहीं, एक विद्यालय प्रबंधन समिति बनाइए, जो विदेशों में अमेरिका और कनाडा में बहुत फेमस है कॉन्सेप्ट। उसमें टीचर्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, आसपास के लोग भी होंगे, और जो टीचर्स के बच्चों के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो होंगे जिसका, और इनका अध्यक्ष कोई अभिभावक होगा जो वित्त व्यवस्था देखेगा स्कूल के लिए। जनरली ये नियम इसलिए किया गया था कि देखो प्रधानाचार्य जो है, प्रिंसिपल और प्रधान मिलके सब खा रहे थे पैसा, तो कॉन्सेप्ट ये लगाया गया कि अगर बच्चों के माँ बाप होंगे तो ये पैसा खाने में कमी आएगी। आई अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट का यूज भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लाया गया था। अगली बात, अब आपको कुछ अनुपात अच्छे से याद करने। 1 से 5 तक की व्यवस्था है। 1 से 5 कक्षा के एक शिक्षक के ऊपर 30 बच्चों की जिम्मेदारी होगी, और 6 से 8 के लिए ये जिम्मेदारी 35 की होगी। तो 1:30 और 1:35। प्राथमिक शिक्षा पेपर 1 1 से 30, पेपर 2 1 से 35, ऐसे याद रखिएगा।
अब मान लीजिए कोई घनी बस्ती में स्कूल खोले हो जहाँ 200 से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास टीचर तो इतने हैं नहीं, तो ये नियम 40 छात्रों तक बढ़ा दीजिए। 1:40 हो जाएगा यहाँ, अगर 200 से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं। 150 से अधिक बच्चों के दाखिले पर विद्यालय में कुल 6 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें 1 प्रिंसिपल होगा और 5 टीचर होंगे। उनकी व्यवस्था करो। कक्षा 8 तक आप किसी बालक को निकालेंगे नहीं अगर उसने आपके प्राथमिक स्कूल में एडमिशन ले लिया है। कक्षा 1 से 7 तक किसी ने भी कहीं भी एडमिशन लिया हो, 8 तक उसको आप निकालेंगे नहीं। अगर वो खुद छोड़ना चाहे तो अलग बात है, आप नहीं निकाल सकते। ये नियम आपको, सिद्धांत आपको कैसे याद रखने, देखो नॉर्मल सी बात, 1:30 है। 6 शिक्षक अगर हुए तो 180 ऑब्वियसली। एक प्रधानाध्यापक है तो एक हटा दो, तो 5 मान लो शिक्षक प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, तो 5 या 15, 150, 5:150। तो 150 के लिए लॉजिक क्या है, प्रिंसिपल प्लस 5 टीचर। अब आइए अगली बात है बहुत ज़रूरी, ये नियम बहुत ही कठिन है होना, लेकिन ये बनाया गया इसीलिए चाहिए में, ना कि होना ही चाहिए टाइप। ये बाध्य नहीं है अभी भी। प्राथमिक विद्यालयों के लिए बालकों को एक जो उनका स्कूल है वो 1 किलोमीटर के अंदर हो। अब अगर ऐसा करना है तो हर किलोमीटर पे एक स्कूल बनाना पड़ेगा, जो बहुत खतरनाक हो जाएगा। इतना पैसा सरकार पे है नहीं, इसीलिए ये बाध्यकारी नहीं है, ये सुझाव के तौर पे है कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए। अगली बात, एक सप्ताह में एक शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाएगा, मिनिमम 45 आवर्स। एक दिन के अगर आप उसको 6 घंटे मान लेते हैं तो 6 48, तो 6 घंटे तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए उसको बढ़ा के 7 घंटे किया जाएगा। 7 49, तो अभी भी कम पड़ रहा है, तो उन्होंने और बढ़ा के 8 घंटे किया। 8 45, बाकी 5 घंटे आखिरी, तो टोटल 5 + 1 6 दिन की व्यवस्था उन्होंने की है। एक शिक्षक सप्ताह में 45 घंटे न्यूनतम पढ़ाएगा, तो 1 घंटे 8 पढ़ाओ और फिर चल रहो, क्योंकि 8 6 48 होते हैं, तो 6 दिन में 48 घंटे हो जाएंगे। न्यूनतम से ऊपर तुम्हारे 8 घंटे डेली पढ़ाना है 6 दिन तक, 7वें दिन छुट्टी संडे की। न्यूनतम 800 शैक्षणिक घंटे और 200 दिन मिनिमम पढ़ाई होनी है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या है 1000 घंटे और 220 दिन। आपको दिन याद रखने, घंटे आप नहीं मत भूल जाएंगे। 200 दिन पढ़ाना है प्राइमरी और 220 दिन है उच्च, आपको अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल। 800 1000 घंटे हैं, वो आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब ये जो 7 से 14 वर्ष की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, हम लोग 6 से 14 बेसिकली हैं, इसकी योजना महात्मा गांधी ने दी थी एक वर्धा योजना लाकर, जिसको मैं आगे के लेक्चर में पढ़ाऊँगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर कोई पूछ दे कि 6 से 14 है बाल अधिकार में, उससे पहले ये नियम किसने लाया था, तो आप बोलेंगे कि महात्मा गांधी की वर्धा योजना में भी इसका मेंशन किया गया है। अब पढ़ते हैं अगली बात। अधिकार अधिनियम के कुछ फैक्ट जो मैंने अभी बताए वो आपको बार बार पढ़ने हैं। PDF इसकी मिल जाएगी ग्रुप टेलीग्राम से, वहाँ से ले लेना। अब आते हैं प्रमुख शिक्षा आयोग और समितियों के बारे में। महत्वपूर्ण बातें याद रखिए, ये सब बनना है, इनमें डीप में नहीं घुसेगा आज के लेक्चर में, वो डीप में नहीं घुसेगा क्योंकि डीप में कोई पढ़ के भी नहीं आएगा। ये डीप में घुसने का कोई महत्व भी नहीं है, उसके पास डीप में घुसने के लिए और टॉपिक भी पर्याप्त है, तो इसमें डीप में घुसेगा नहीं पेपर बनाने वाला। तो इसमें बस आप पढ़ के चले जाइए। फैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि हर पेपर में अलग अलग फैक्ट वो पूछ सकता है, डीप में घुसने का उसको कोई ज़रूरत है नहीं। अब प्रमुख शिक्षा आयोग और समितियों को सुनिए। एक समिति आपको रखी मिलेगी पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। आइए अब उनको पढ़ना शुरू करते हैं। पहली, कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद 1818 में गठन है। हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खुला था। उसी के प्रशासन, गठन और उसके पैसे, वित्त, सबकी व्यवस्था के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद हिंदुस्तानी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आएगा चार्ल्स वुड समिति के द्वारा दी गई रिपोर्ट को, चार्ल्स वुड रिपोर्ट को, वुड रिपोर्ट को, चार्ल्स वुड रिपोर्ट को, वुड रिपोर्ट को, वुड की बातों को,
ये कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब तरीके से याद रखना है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1824 में आया था, चार्ल्स वुड की रिपोर्ट को। मैग्ना कार्टा कहाँ क्यों जाता है इसको? इसमें बताया गया था कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मिडिल स्कूल शिक्षा कैसी होनी चाहिए और हायर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। हंटर शिक्षा आयोग, महिला शिक्षा पे पहली बात हंटर कमीशन ने ही की थी, 1882 और 83 में आया था ये। थॉमस रैली आयोग या रेले आयोग, ये 1902 में था। इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, अभी तक कोलकाता विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों की अलग अलग व्यवस्था थी, और वो अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने तरीके से देशभक्ति या और अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध का प्रचार करने में लगे हुए थे। सबको काबू करना कठिन हो रहा था। तो थॉमस रैले थे, वो एक आयोग में, वो उनके आयोग ने एक रिपोर्ट दी कि सबके लिए एक नियम बना दो और एक उसके ऊपर आदमी रख दो जो सब कुछ कंट्रोल करे। तो इसका यूज इसलिए था, लेकिन इसका यूज करके हिंदुस्तानियों ने और विश्वविद्यालय खोलने शुरू कर दिए। सैडलर आयोग 1917 में आया। 12वीं तक की पढ़ाई जो हम लोग करते हैं इंटरमीडिएट तक, उसका सुझाव सबसे पहले 1917 में सैडलर आयोग ने ही दिया था। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। हॉरटॉग समिति, मैग्ना कार्टा से 8 तक की व्यवस्था थी, जो हम लोगों के लिए भी ये भी ज़रूरी है क्योंकि अच्छा 8 तक का ही पेपर दे रहे हैं आप। हॉरटॉग समिति ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा भी तो दो, हम लोगों को कुछ क्लर्क व्लर्क, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, उसको जानने वाले भी हिंदुस्तानी चाहिए। तो 1929 में व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया गया था हॉरटॉग समिति के द्वारा। ये बहुत ही बोरिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने इसीलिए कहा था कि आज कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा, आज रटना ज़्यादा है। आइए अगले बात पे पढ़ते हैं। सार्जेंट कमेटी 1944 में आई। 6 से 11 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात सार्जेंट समिति ने 1944 में की थी, महात्मा गांधी की वर्धा योजना के अनुसार। महात्मा गांधी ने देखो प्रारंभिक बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसका काम 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू करके ख़त्म हो गया, 20 से 42 तक उन्होंने यही किया है जो सामाजिक कार्य वो कर रहे थे कि बच्चों को पढ़ाई दो, कुटीर शिक्षा वगैरह वगैरह। अंत में सार्जेंट समिति भी आई इसके लिए, और 6 से 11 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश दी थी, कंपलसरी नहीं किया गया था। सब लोग आके बढ़िया बढ़िया बोल जाते थे अंग्रेज़ों में, करते कोई कुछ नहीं थे। आज़ादी के बाद पहला इम्पोर्टेंट आयोग आया, हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1948 और 49 में उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की स्थापना की उच्च शिक्षा के लिए। इसे उच्च शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि देखो उच्च शिक्षा जी सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में, ये आप देखेंगे उच्च शिक्षा पे कानून पहले बने हैं, प्राथमिक शिक्षा पे कानून बाद बने हैं। उसका लॉजिक ये था कि पहले उच्च शिक्षा से आप जो प्राइमर सोल्जर हैं हमारे कल्चर के लिए दुनिया के सामने, उनको पहले खड़ा करो, वो कमज़ोर हो अच्छे हो कैसे भी हो बाद में देखेंगे। लेकिन कुछ कोई नहीं होगा तो हमें उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरह से विदेशियों पर निर्भर हो जाना पड़ेगा, जो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप विदेशी पढ़ के आएंगे तो आप विदेशी भाषा ही बोलेंगे, हिंदुस्तान में आपको केवल कमियां ही दिखाई देंगी। इसीलिए पहले उच्च शिक्षा की जुगाड़ कर दी गई डॉक्टर S राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। उसके बाद 52-53 में आया मुदालियर शिक्षा आयोग, जिसमें माध्यमिक शिक्षा पे फोकस किया गया। उच्च शिक्षा का जुगाड़ हो गया, उच्च शिक्षा से नीचे उतरो, माध्यमिक शिक्षा पे काम किया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब फिर आया 1964 में सबसे ज़रूरी आयोग कोठारी कमीशन, जिसमें सब पर जोर दिया गया। उच्च प्राथमिक व्यावसायिक शिक्षा, कोई भी शिक्षा हो, प्राथमिक उच्च प्राथमिक 12वीं तक, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD, कोठारी आयोग ने सब पे बात की। सबसे बड़ा आयोग, सबसे बड़ी रिपोर्ट है, सबसे ज़रूरी आयोग भी है। कोठारी आयोग को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 5 से 10 मिनट का बनाऊंगा, क्योंकि उसको आपको ज़रूर पढ़ना पड़े, उसमें सब पे बात की गई है। इसलिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे एक लेक्चर आएगा 2020 में जो आई है, क्योंकि अभी अभी आई है। 21 में क्वेश्चन एक आया भी था उससे,
अच्छी बात ये है, यूपी टेट में नहीं आया था, सी टेट में आया था। सी टेट और यूपी टेट में अंतर भी बहुत है, कई लोग पूछ भी रहे हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो आप बाद में बना दूंगा कि कैसे सी टेट और यूपी टेट को आपको अलग अलग पढ़ना होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सबसे ज़रूरी है, आपको यह सन याद रखना, 1986। 1986 में लागू हुई, 4 साल लागू रही, 90 में बनाई गई, उसके लिए आचार्य राम मूर्ति समिति, उसने कुछ संशोधन बताए तो 92 में वो संशोधन लागू हो गए। मानवतावादी समाज पे जोर ज़्यादा था, ये लाइन जरूरी नहीं है, आपको सन 3 याद रखने, 86, 90, 92, 3 सन ये याद रखने हैं इससे संबंधित। और अब आते हैं आखिरी स्लाइड पर। दूरस्थ शिक्षा के लिए सबसे पहले समिति कौन सी बनी? MP हुड समिति, 1989, सन याद रखिएगा 1989। और उसके 3 जब ये समिति ने अपनी व्यवस्था दे दी तो 89 में समस्या ये थी, 89-90 में आया हमारे पास आर्थिक संकट, तो कुछ काम और हो नहीं पाए। 91 से हमारी व्यवस्था सुधरी, 92 में फिर से एक राम रेड्डी समिति बनाई गई कि भाई अब बताओ, अब पैसा आ गया है, अब क्या करना है दूरस्थ शिक्षा के लिए। तो केंद्र को परामर्श देने के लिए राम रेड्डी समिति 1992 में फिर बनाई गई दूरस्थ शिक्षा के लिए। 1992 में ही यशपाल समिति आई, जिसने बोझ मुक्त शिक्षा, बस बच्चों के बस्ते भारी नहीं होनी चाहिए, मोटी मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए, उस पर जोर देने के लिए प्रोफेसर यशपाल समिति को याद किया जाता है। बाकी ऐसा इन्होंने कुछ खास उखाड़ा भी नहीं है। अभी तक हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा देखिए ग्रेजुएशन तक के लिए होती है, तो ये अभी दूरस्थ हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित भी तो समितियां होंगी। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है 1993 की रामलाल पारेख समिति। बीएड को भी आप पत्राचार यानी दूरस्थ शिक्षा से पढ़ सकते हैं। खैरमा लिंगदो ने भी कहा कि पत्राचार की अवधि जो बीएड की है वो 14 माह कर दी गई। 14 माह मतलब 12 + 2, 1 साल 2 महीने। 1994 में आई। तो बीएड के संबंधित 2 समितियां याद रखनी है, नाम आपको नाम भी याद रखने हैं। बीएड से संबंधित कौन सी समिति है? निम्न में से 4 समितियों के नाम दिए होंगे। रामलाल पारेख याद रखना है और खैरमा लिंगदो याद रखना है। उसके बाद आए सबसे मूर्ख बात, पत्राचार से प्रावधान किए गए 93 और 94 में, लेकिन ये है शिक्षकों के लिए, लेकिन ये हैं विद्यार्थियों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं। जो बीटीसी डीएलएड उस जमाने की होगी, उसमें उससे जो लग गए नौकरी में ऑलरेडी, अब वो शिक्षण कार्य कर ही रहे हैं, वो बीएड कैसे करें? तो उसके लिए 95 में आई आर टकवाले समिति। उनने नहीं कह दिया कि बीएड वालों को भी, जो पढ़ा रहे हैं उनको भी बीएड की अनुमति दे दो इसके ज़रिए, और उन्हें भी मिल गई। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो सबसे कंट्रोवर्शियल आयोग था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम को कंपलसरी करो, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश देती थी, जिस पर बहुत बवाल हुआ था। ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पर देश के हर कोने में बवाल हुआ था, क्योंकि हर कोने की अपनी भाषा जो है उसको इससे लग रहा था खतरा कि अरे यार हमारी भाषा में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तो निज भाषा में होनी चाहिए। भारतेंदु बोल गए निज भाषा उन्नति का है, सब उन्नति को मूल। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को आपको इसलिए याद रखना है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की सिफारिश किसने की थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो जैसे मैंने बीटीसी कर ली 2021 में, 19 से 21 थी मेरी बीटीसी, मैं पढ़ाऊँगा तो 1946-47 तक, 20 से 30 साल अगले। तो क्या 20 से 30 साल में करिकुलम नहीं बदलेगा? 20 से 30 साल में जो शिक्षा समाज के लिए आवश्यक है वो शिक्षा नहीं बदलेगी? जो मैंने सीखा है पढ़ाने का तरीका वही 30 साल तक कायल रहेगा क्या? उसमें चेंज भी तो होंगे। उस चेंज के लिए बीच बीच में मुझे ट्रेनिंगें दी जाएंगी। अब उन ट्रेनिंगों से मेरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है या नहीं, वो जांचोगे कैसे? तो मैं कैसे पता कि मैं उन सबको यूज कर रहा हूँ? उसके लिए JS वर्मा समिति आई, सबसे ज़रूरी 2012 में, कि शिक्षकों की क्षमता को जांचने के लिए मानदंड बने होने चाहिए। इसलिए JS वर्मा समिति को इम्पोर्टेंट माना जाता है। आज के लेक्चर में आपने जो प्रमुख फैक्ट शिक्षा के अधिकार नियम से संबंधित थे और कुछ प्रमुख समितियों के संबंधित थे, उन फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ा। PDF इसकी टेलीग्राम से ले लीजिए। अगर
इसमें याद करने लायक है, तो इस लेक्चर को 50 बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लो PDF खोल के आराम से, उसके बाद PDF का रिवीजन कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, ना ज़्यादा डाउट आपको होने चाहिए, रटना है। ये शुद्ध रटने वाला वीडियो है आज का। प्लीज़ अगर आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़िए। कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो मुझसे संपर्क करिए, मैसेंजर ऐप पे और टेलीग्राम ऐप पे। मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, मैं जो सलाहें आपको देता हूँ कि ऐसे पढ़ो, इस जगह से पढ़ो, अगर वो सब आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों से भी कहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ऑनलाइन शिक्षा में मैं नहीं बढ़ पाया तो मैं पुनः ऑफलाइन शिक्षा में चला जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे भी तो देखना है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मेरा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। आपका CTET का एग्ज़ाम अच्छा बीते। जय हिंद।